हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं इमरान एंड वेलकम टू आई ए एस पीसीएस अकेडमी। दोस्तों, ये हमारा सी टेट के लिए ईवीएस का प्रैक्टिस सेशन चल रहा है। जो भी प्रीवियस ईयर आए हुए क्वेश्चन है पैडागोजी के, और जो भी क्वेश्चन आए हुए हैं सब, और जो भी एक्सपेक्टेड है वो सब मैं लेकर आ रहा हूँ। ठीक है, 30 क्वेश्चन होते हैं, डेली मैं करवा रहा हूँ। प्ले लिस्ट अपडेट है, आप उसे देखिए। ये कम से कम 15वां या 16वां सेट है, उसे आप जरूर देखिए। प्रैक्टिस हो जाएगी आपको एग्जाम में बहुत आराम मिलेगी। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन हमारा क्या है? पर्यावरण अध्ययन की पाठ्य पुस्तकों में विभिन्न प्रकरणों में एक एक खंड है। क्या लिखा हुआ? खंड। एक खंड करके देखो, मतलब एक खंड का करके देखो शामिल किया गया। इस चीज़ का उद्देश्य क्या होगा? करके देखो का प्रत्यक्ष हस्तपरक अनुभव उपलब्ध कराना, घर में शिक्षार्थियों को व्यस्त रखना, परीक्षा में निष्पादन को सुधारना, या फिर वैज्ञानिक शब्दावली की परिभाषा सीखना। क्या होगा इसका उद्देश्य? बताइए आप। तो आपने लगा लिया होगा क्या होगा इसका आंसर? प्रत्यक्ष हस्तपरक अनुभव उपलब्ध कराना। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, पर्यावरण अध्ययन में एक अच्छे दत्तकार का मुख्य लक्ष्य होना चाहिए। दत्तकार का मुख्य लक्ष्य क्या होना चाहिए? प्रभावी अधिगम के लिए पाठ की दोहराई, अधिगम विचार के अवसर उपलब्ध कराना, समय का बेहतर उपयोग सुनिश्चित करना, या फिर शिक्षार्थियों को अनुशासन बनाए रखना। देखिए, अपॉर्चुनिटी कहाँ पर रखा है? ये कीवर्ड्स होता है अपॉर्चुनिटी, यानी कि अवसर उपलब्ध कराना। अवसर कहाँ है? ये है, बस यही आंसर हमारा, कुछ देखनी नहीं है। जहाँ देख जाओ अपॉर्चुनिटी, बाहरी दुनिया से जोड़ना, करके सीखना, यही सब होते हैं हमारे सी टेट के लिए मेन कीवर्ड। नेक्स्ट देखते हैं। पर्यावरण अध्ययन के शिक्षक के रूप में चिड़ियाघर के भ्रमण का आयोजन करने का मुख्य उद्देश्य क्या है? इसका चिड़ियाघर के आयोजन का शिक्षार्थियों को आनंद और मजा उपलब्ध कराना, या फिर शिक्षा की गुणवत्ता के बारे में अभिभावकों को संतुष्ट करना, नित्य शिक्षण कार्यक्रम की एकरसता को बदलना, या फिर शिक्षार्थियों को सक्रिय अधिगम अनुभव उपलब्ध कराना। क्या होगा? विद्यार्थियों को सक्रिय अधिगम अनुभव उपलब्ध कराना। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट वाला क्वेश्चन क्या है? सामाजिक विज्ञान के संदर्भ में पर्यावरण अध्ययन पढ़ने का निम्नलिखित में से कौन सा उद्देश्य नहीं है? याद रखिएगा, यानी ईवीएस पढ़ने का उद्देश्य क्या नहीं है? इससे शिक्षार्थियों को विद्यमान विचारों और अभ्यासों पर प्रश्न करने के योग्य बनाना चाहिए। इसे बच्चों को मुख्य शब्दावली की सही परिभाषा याद करने के योग्य बनाना चाहिए। इसे बच्चों को समाज के एक जिम्मेदार सदस्य के रूप में बढ़ने का योग्य बनाना चाहिए, या फिर इसे बच्चों को संस्कृति अभ्यासों में विविधता का सम्मान करने योग्य बनाना चाहिए। बताइए क्या आंसर इसका सही होगा? शब्दावली की सही परिभाषा करने के योग्य मतलब क्या? रटना टना कोई खेल ही नहीं, तो ये गलत है। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट वाला क्वेश्चन है, कविता पर्यावरण अध्ययन की कक्षा में गरीबी, निरक्षरता और वर्ग असमानता जैसे सामाजिक मुद्दों पर बल देना चाहती है। ठीक है, तो निम्न में से कौन सा अधिगम अनुभव इस उद्देश्य की प्राप्ति में सबसे अधिक प्रभावी होगा? सबसे इफेक्टिव वे कौन सा होगा इसका? ठीक है, तो क्वेश्चन देखते हैं हमारा ऑप्शन। संबंधित मुद्दों पर विशेष व्याख्यानों का आयोजन कराना, शिक्षार्थियों को संबंधित मुद्दों पर स्लोगन लिखने के लिए कहना, शिक्षार्थियों को संबंधित सामाजिक मुद्दों पर चार्ट तैयार करने के लिए कहना, या फिर शिक्षार्थियों को संबंधित जानकारी एकत्र करने और उनका विश्लेषण करने के लिए सामूहिक परियोजना के लिए कहना। तो सिंपल से इसका आसान सा आंसर, शिक्षार्थियों को संबंधित जानकारी, जब बच्चे खुद से जानकारी इकट्ठा करेंगे, नहीं उसे जानने की कोशिश करेंगे, विश्लेषण खुद ही करेंगे। वो जब वो पूछेंगे जानकारी कहीं से एकत्रित करेंगे, विश्लेषण करेंगे, फिर सामूहिक परियोजना लेने के लिए कहेंगे, तो सामूहिक परियोजना बनाकर चर्चा करेंगे इस पर। तो सबसे बेस्ट ऑप्शन हमारे लिए यही है। ठीक है, यही आंसर इसका। प्राथमिक स्तर पर ईवीएस में रचनात्मक आकलन को शामिल नहीं करता। क्या नहीं शामिल करता? मतलब रचनात्मक आकलन जो है इनमें से किसी एक चीज़ को शामिल नहीं करता है, क्रिएटिव। ठीक है, तो शिक्षार्थियों के अधिगम रिक्तियों को पहचान, शिक्षार्थियों को ग्रेडिंग और रैंकिंग, शिक्षण में कमियों की पहचान, या शिक्षार्थियों को सीखने को बढ़ाने। तो क्या शामिल नहीं करता? ग्रेडिंग और रैंकिंग इसमें शामिल नहीं होती, याद रखिएगा। ठीक है, रचनात्मक आकलन में ग्रेडिंग और रैंकिंग शामिल नहीं है। नेक्स्ट देखते हैं। ये क्वेश्चन बड़ा सा है तो इसलिए मैं छोटा कर देता हूँ, अब इसे अच्छे से एक ही बार पढ़िए। क्वेश्चन क्या कह रहा है कि नीचे लोगों के कुछ क्रियाकलाप दिए गए। क्या? लोगों को कुछ क्रियाकलाप दे रखे हैं, यानी कुछ काम,
ए खानों का उत्खनन खुदाई, जैसे कि ए मतलब क्या है एक मिनट रुकिए, ए मतलब क्या है खानों का उत्खनन खुदाई, बी मतलब बांधों का निर्माण, सी क्या है बाजार में बेचने के लिए पत्ती में जड़ी बूटी इकट्ठा करना, डी क्या है बांस से टोकरी बुनना, ई क्या है गिरे हुए पत्तों से पत्थर बनाना। इनमें से वह क्रियाकलाप कौन से हैं जो जंगलों के गायब होने के लिए जिम्मेदार है? तो बताइए इनमें से कौन कौन से ऐसे क्रियाकलाप है जो जंगल गायब हो रहे हैं तो वो खत्म हो रहे हैं, जो मतलब इससे जंगल गायब हो जा रहे हैं, ऐसे क्रियाकलाप है। तो केवल ए है, बी सी डी ई है, ए बी है तथा ए बी सी है। कुछ नहीं कह रहा कि ये जो काम है इन कामों से लकड़ी की बहुत कटाई हो रही है, पेड़ों की कटाई हो रही है, तो इनमें से ऐसे कौन कौन से काम है जिनसे पेड़ों की कटाई हो रही है, पेड़ों की कटाई तो जंगल खत्म हो जाएंगे, तो वो आप देखने इनमें से कौन कौन से ऐसे काम है, देखिए आप। क्या हो जाएगा? देखिए, बांधों का निर्माण, जब हम लोग बांध बनाते हैं तो पूरे पूरे जंगल साफ कर देते हैं, ठीक है, तो पहला तो ये है, ठीक। और दूसरा क्या है? बाजार में बेचने के लिए पत्तियां एवं जड़ी बूटी इकट्ठी करना। अब जड़ी बूटी पत्तियां इकट्ठा करने की जब हम लोग पेड़ पौधे काटेंगे तो ऐसे इकट्ठा होगी, तो ये दोनों क्रियाकलाप ऐसे हैं जो हम जंगलों को बर्बाद कर रहे हैं, ठीक है। एक और देखिए, एक है खानों का उत्खनन खुदाई, ये भी है, और भी बांधों निर्माण, लेकिन इससे नहीं, पत्ती से पत्तियां तोड़ने तो ये नहीं होगा, पत्तियां तोड़नी, बांस से टोकरी बनाना ये भी नहीं होगा, गिरे पत्थर ये भी नहीं होगा, कौन सा होगा? ए तथा बी होगा, नहीं कौन सा? ऑप्शन थर्ड, ये सबसे बेस्ट ऑप्शन है, ठीक है, याद रखिएगा आप। नेक्स्ट देखते हैं, किसके कांसे के बारे में बताना है। कांसे के बारे में सही कथन बताना है। कांसा लोहे, चांदी तथा स्वर्ण की भांति एक तत्व है। कांसे को तांबा तथा टिन से पिघलाकर तैयार किया जाता है। कांसा अत्यंत मजबूत होता है, इससे तोप तथा मूर्ति यानी कि बुत बनाई जाती है। कांसे के बर्तन एल्यूमिनियम के बर्तन की तुलना में हल्के और अधिक मजबूत होते हैं। तो ये आपने कथन पढ़ लिए, ठीक है। अब इससे देखना कौन कौन से कथन सत्य हैं इनमें से, तो ये रहे ऑप्शन। अब आप बताइए कौन से सही रहेंगे? बी तथा सी सही है, ए तथा सी सही है, सी तथा डी सही है, डी तथा ए सही है। तो आप देख लीजिए फिर से, देखिए एक मिनट दिखा देता हूँ मैं आपको, अब आप लगा लीजिए इसका आंसर क्या होगा। तो देखिए, कांसे को तांबा तथा टिन से पिघलाकर तैयार किया जाता है, पहला तो बिल्कुल सही है। दूसरा क्या, कांसा अत्यंत मजबूत होता है और इससे तोप तथा मूर्ति बनाई जाती है, ये भी सही है। लेकिन कांसा लोहे चांदी से स्वर्ण की भांति एक तत्व है, कांसा एक तत्व नहीं है, ठीक है। कांसे के बर्तन एल्यूमिनियम के बर्तन की तुलना में हल्के होते हैं, ये भी गलत है, तो ये गलत है। और ए अभी यानी बी और सी सही, यानी कि पहला ऑप्शन हमारा सही, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, ऐसे क्वेश्चन आते हैं, देखिए इतने बड़े बड़े क्वेश्चन आते हैं, पढ़ने में बहुत टाइम लगेगा, कुछ समझने में बहुत टाइम लगेगा। एग्जाम में जब कंप्यूटर होता है सामने तो समझ में नहीं आ रहा था, सर में दर्द होता है। अच्छा अच्छे से पढ़ेगा, खूब प्रैक्टिस कर लीजिए अभी से। क्वेश्चन क्या कह रहा है कि गांधी गांव गुजरात का रहने वाला कोई व्यक्ति पहले भोपाल, फिर हैदराबाद, फिर जाना चाहता है, तो उसके सफर यात्रा की दिशाएं क्या होगी? मतलब पहले भोपाल जाना चाहता है, फिर हैदराबाद जाना चाहता है, उसके सफर की दिशा क्या होगी? अब आप ये बताइए, ये आपको इसके लिए आपको मैप बहुत अच्छी तरह से आना चाहिए, क्या मैप, इंडिया का नक्शा आपको बसा होना चाहिए कि कौन सा शहर कहाँ पर है ऐसे करके। तो अगर ये आता होगा तो आप कर लेंगे। तो आपके सामने ऑप्शन है, ये इसमें कुछ समझाने जैसा है नहीं, बस आपको इंडिया का मैप आना चाहिए। तो इसका आंसर पहला हो जाएगा, क्या हो जाएगा? पहला पूर्व की दिशा में, फिर दक्षिण दिशा में जाएगा, बस ये याद रखिएगा। ये एक दिशा लेकर पेपर क्वेश्चन जरूर आएगा, इसलिए मैप अच्छे से देख कर जाइएगा आप। अब देखिए ये क्वेश्चन क्या कर रहा है, किसी शहर के मानचित्र पर यह लिखा था, इसके लिए 1 सेंटीमीटर बराबर 110 मीटर। यदि मानचित्र पर किन्हीं दो स्थानों के बीच की दूरी 15 सेंटीमीटर है, तो उन दोनों स्थानों के बीच की वास्तविक दूरी क्या होगी? ठीक है, अब ये बताना आपको, तो क्या होगी बताइए आप। जब आप 15 × 110 करेंगे, क्योंकि एक सेंटीमीटर बराबर होता है 110, अब 15 सेंटीमीटर दूरी है, तो 15 × 110 करेंगे तो कितना आ जाएगा? ये आ जाएगा 1650 मीटर। कितना? 1650 मीटर। मल्टीप्लाई करने पर आपको ये आएगा, ठीक है। जब 1650 मीटर आएगा तो इसे किलोमीटर में चेंज करेंगे, तो जब 1650 मीटर को हम लोग किलोमीटर में चेंज करेंगे तो कितने से डिवाइड करेंगे? 1000 से। तो ये 3 0 से ये नंबर गए, यानी यहाँ पॉइंट आ जाएगा, यानी कितना आ जाएगा? 1.65 किलोमीटर ये आ जाएगा आंसर। ऐसे करके आपने कर लिया, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, माउंट एवरेस्ट एक भाग है, किसका भाग है? इंडिया का, म्यांमार का, तिब्बत का, नेपाल का। तो ये आपको पता होगा माउंट एवरेस्ट कहाँ पर है? नेपाल में है, ठीक है। नेपाल में इसे क्या कहते हैं? सागर माथा कहते हैं। क्या? सागर माथा, सागर माथा। नहीं सकते। नीचे दिए कर्तव्यों का अध्ययन कीजिए, उत्तरदायित्वों का। अन्य लोगों का सामान उठाने में मदद करना,
पूरे ग्रुप के आगे चलना ताकि ग्रुप पीछे पीछे चले, मतलब ग्रुप से आगे चलना ताकि ग्रुप पीछे पीछे चले। जो चल ना पाए उसे रुकने के लिए कहना। साथी के बीमार होने पर उसका ध्यान रखना, उस रखना और सबके लिए खाने पीने का इंतजाम करना। रुकने और आराम करने के लिए अच्छी जगह ढूंढना। तो ये माउंटेनियरिंग ग्रुप है, ठीक है। तो इनमें से आप माउंटेनियरिंग नहीं, जो पहाड़ी पे चलते हैं, पहाड़ों पे चलते हैं, तो लीडर की जिम्मेदारी को अपने में से चुनाव कीजिए, मतलब कौन कौन सी जिम्मेदारी उसकी है इनमें से। तो आप देखिए ऑप्शन आपके सामने है भाई, ये रहे। अब बताओ इसके लिए कौन कौन सी जिम्मेदारी सही रहेंगी। ABC, ADE, BCD या फिर CDE, आप लगा लीजिए अच्छे से आंसर खूब समझ के। तो क्या होंगी, देखिए ए होंगी, अन्य लोगों को सामान उठाने में मदद करना। दूसरा, साथी की बीमार होने पर उसका ध्यान रखना, उसके लिए खाने पीने का, ये भी सही होगी। और रुकने और आराम करने के लिए अच्छी जगह ढूंढना, ये आपकी जिम्मेदारी होगी लीडर के रूप में। ना कि जो चलना पर सिर्फ रुकने के लिए कहना, पूरे ग्रुप के आगे का चलना, ये कुछ नहीं चलेगा, ठीक है। ADE कौन सा ऑप्शन है, ये ऑप्शन है, ये बेस्ट है, ठीक है। नहीं देखते। उस वैज्ञानिक का क्या नाम है जिसने सर्वप्रथम मच्छर के पेट के अंदर ताक झांक की और ये सिद्ध किया कि मलेरिया मच्छर से फैलता है, तथा इस अनुसंधान के लिए दिसंबर 1902 में चिकित्सा के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार दिया गया था। तो मलेरिया के बारे में बताना किसने पता लगाया था। चार्ल्स डार्विन ने, रोनाल्ड रॉस ने, ग्रेगर मेंडल ने, जॉर्ज मिस्टल ने। तो ये आसान क्वेश्चन है, किसने किया था, रोनाल्ड रॉस ने किया था, ठीक है, याद रखिएगा। ये कहाँ थे, इंग्लैंड के थे, कहाँ के थे, ब्रिटिश। ये पूछ सकते हैं, ब्रिटिश। नहीं सकते। रजत ने अपने मित्र से कहा, मैं नहीं खेल सकता क्योंकि मुझे बुखार है। मैं कभी बुखार से ज़्यादा अंत में पसीना आने के चक्कर से गुजरता हूँ। रक्त की जांच के बाद डॉक्टर ने मुझे एक कड़वी दवाई दी। रजत किस रोग से पीड़ित है पूछ रहा है, ये सब उससे लक्षण है उसके। तो मियादी बुखार है, मलेरिया, तिसारा, हैजा। तो आसान है क्या उसे, मलेरिया, यार ये मलेरिया के लक्षण होते हैं, याद रखिएगा। नहीं सकते हैं। अल बरूनी कौन था, वह एक कुतुबशाही सुल्तान था जिसने हमारे देश में लगभग 40 वर्ष शासन किया। वह एक यात्री था जिसने भारत के लोक संस्कृति का अध्ययन करने के लिए कश्मीर से कन्याकुमारी तक यात्रा की। वह अफगानिस्तान का एक व्यापारी था जो हमारे देश में मेवों के बाजारों का अध्ययन करता था, मेवों के बाजारों का। वह उज्बेकिस्तान का यात्री था जिसने एक किताब लिखी थी जो हमारे देश के इतिहास के बारे में जानने में सहायक है। तो ये आसान सा क्वेश्चन है, आप लोग कर लेंगे। अगर नहीं आता तो हिस्ट्री से रिलेटेड है। वो उज्बेकिस्तान का यात्री था जो किसके साथ आया था, महमूद गजनवी के साथ आया था, ठीक है। और उसने किताब लिखी थी, किताबुल हिंद। तो ये इतिहास के जानने में बहुत सहायक है, याद रखिएगा। नेक्स्ट देखते हैं। रात में जागने वाले हर चीज़ को क्या कहते हैं, नहीं, हर चीज़ जो है हर रंग में देख सकते हैं, केवल लाल रंग में, केवल सफ़ेद और काली देख सकते हैं, केवल हरे रंग में देख सकते हैं। तो क्या देख सकते हैं, केवल काली और सफ़ेद ही देख सकते हैं, वो याद रखिएगा। नहीं सकते। हाथी के झुंड के बारे में सही कथन चुनना है, हाथी के झुंड के बारे में। ये समझ लीजिए सीटेट के लिए फेवरेट क्वेश्चन है, ये सब जो दे रहा हूँ यही सब आते हैं। हाथियों के झुंड में केवल हथनियाँ और 14-15 वर्ष के बच्चे ही रहते हैं। हाथियों के झुंड में किसी एक ही परिवार के सदस्य होते हैं, ठीक है। झुंड की सबसे बुजुर्ग हथनी पूरे ही झुंड की नेता होती है। एक झुंड में हथनियों और बच्चों की संख्या कितनी भी हो सकती है। तो ये आपको बताना कौन सही होंगे ऑप्शन देख के। तो देखिए हाथियों के झुंड में केवल हथनियों और 14 वर्ष के बच्चे ही रहते हैं, ये बिल्कुल सही है। और दूसरा कौन सा सही है, झुंड की सबसे बुजुर्ग हथनी ही पूरे झुंड की नेता होती है। A और C सही है। तो A C कहाँ पर है, ये है हमारा, यही ऑप्शन सही रहेगा, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं। पंखुड़ियों के अंदर फूल के बीच में कुछ पतली पाउडर जैसी रचनाएं दिखाई देती हैं पंखुड़ी के अंदर, ठीक है। उसे क्या कहते हैं, परागकोश कहते हैं, वर्तिकार कहते हैं, पराग कहते हैं, मूलांकुर कहते हैं। क्या कहते हैं उसे, पराग कहते हैं, क्या कहते हैं, पराग, ठीक है। नहीं देखते हैं। यदि आप रेलगाड़ी द्वारा अहमदाबाद यानी गुजरात जाएं तो आपको रेलवे स्टेशन पर अधिकतर बेचने वाले खाने कौन सी चीज़ें देखने बेचने को मिलेंगी, मतलब अहमदाबाद में कौन सी चीज़ें बिकती हैं, गुजरात की फेवरेट चीज़ें पूछेंगी। ढोकला, चटनी, नींबू वाले चावल, पूरी साग तथा ठंडा दूध, छोले भटूरे तथा लस्सी, इडली चटनी तथा वड़ा चटनी। तो गुजरात में क्या फेमस है, ढोकला, यही देखा, बस खत्म होगी बात यहीं पे, आपको कुछ देखनी नहीं है। पक्षी अपनी गर्दन बहुत अधिक हिलाते हैं, इसका कारण क्या है। उड़ सकते, उनके कान पंखों से ढके रहते हैं, पक्षियों की आंखों की पुतली घूम नहीं सकती, पक्षियों की आंखें छोटी होती। तो ये भी आसान है, क्या हुआ, पक्षियों की जो आंखों की पुतली होती ना, ये हम लोगों की तरह नाच नहीं सकती ऐसे करके, ये एक ही जगह टिकी रह सकती। इसलिए पक्षी अपनी गर्दन हिला के देखते हैं पीछे क्या हो रहा, क्योंकि हम लोग गर्दन अपनी आंखें मोड़ लेते हैं, ये नहीं मोड़ सकते। तो ये सही, इसका आंसर नहीं, ऑप्शन कौन सा है, थर्ड। नहीं सकते। निदान के पश्चात कोई डॉक्टर रोगी से ये कहता है कि उसके खून में हीमोग्लोबिन की कमी है, तो उस रोगी को आयरन की कमी को पूरा करने के लिए क्या क्या खाना चाहिए। देखिए आयरन की कमी पूरी करनी है तो क्या खाना चाहिए, चावल, चीनी, चावला, आंवला, हरी पत्तेदार सब्जियां, गुड़, हरी पत्तेदार सब्जियां, गेहूं, संतरा, गुड़, नींबू, मटर। तो क्या खाना चाहिए,
हरी पत्तेदार सब्जियाँ खानी चाहिए, इसमें आयरन होता है, गुड़ में बहुत आयरन होता है और आंवला में होता है, ये तीनों चीज़ें खानी चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट हमारा क्या है, एनसीएफ की रूपरेखा यानी राष्ट्रीय पंचायत 2005 यानी एनसीएफ बोलते से प्राथमिक स्तर पर पर्यावरण यानी कि ईवीएस शिक्षण का प्रमुख उद्देश्य होना चाहिए, क्या होना चाहिए? विषय की आधारभूत संकल्पनाओं की आधारभूत समझ का विकास, स्वतंत्र रूप से प्रयोग करने कुशलता अर्जित करना, विषय के आधारभूत सिद्धांतों को स्मरण करना, कक्षीय अधिगम को विद्यालय के बाहर के जीवन से जोड़ना। अब आप समझ जाएंगे, जैसे ही मैंने ऑप्शन पढ़ा आप समझ जाने चाहिए अगर आपको कीवर्ड याद होंगे। समझ गए आपने? हमने बोला बाहरी जीवन से जोड़ना, बाहरी दुनिया से जोड़ना, जैसे आपको दिखे, या फिर अवसर प्रदान करना, बाहरी दुनिया से जोड़ना, करके सीखना, ये सब सीटेट के कीवर्ड है। तो ये देखिए, बस यही आंसर है हमारा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, निम्न में से कौन सा प्राथमिक स्तर पर पर्यावरण अध्ययन की पाठ्यचर्या की आवश्यकता के अनुरूप आपकी बार नहीं ढूंढना है, जो कि एक गलत है। देखते हैं, उससे काम की दुनिया में प्रवेश करने के लिए शिक्षार्थियों को ज्ञान और कौशल से लैस करना चाहिए, उससे शिक्षार्थियों के मानसिक स्तर के अनुकूल होना चाहिए, और उससे शिक्षार्थियों में पर्यावरण के सरोकार को उत्पन्न करना चाहिए, उससे शिक्षार्थियों को उन पद्धतियों प्रक्रियाओं को अर्जित करने में शामिल रखना चाहिए जो नए ज्ञान को उत्पन्न करने में आगे ले जाएंगे। तो नहीं वाला पूछा गया, आपके सामने ऑप्शन है, क्या होगा? उससे काम की दुनिया में प्रवेश करने के लिए शिक्षार्थियों ज्ञान एवं कौशल से लैस करना चाहिए, गलत है, ठीक, ये नहीं करना चाहिए। नेक्स्ट देखते हैं, एनसीईआरटी की पाठ्य पुस्तकों में पर्यावरण अध्ययन को उच्च प्राथमिकता और स्थान दिया गया है, क्यों दिया गया है? विषय की आधारभूत संकल्पनाओं की व्याख्या करने के लिए, अधिक संख्या में अभ्यास प्रश्नों को शामिल करने के लिए, चिंतन और विस्मय के लिए शिक्षार्थियों को अवसर उपलब्ध कराने के लिए, तकनीकी शब्दावली की सटीक परिभाषा उपलब्ध कराने के लिए। आपको फिर एक कीवर्ड दिख गया होगा, अपॉर्चुनिटी उपलब्ध होने, अवसर, बस जैसे ये दिखे खत्म, कुछ है देखने नहीं है, यही आंसर है हमारा, ठीक। पर्यावरण अध्ययन की पाठ्य पुस्तकों में कविताओं और कहानियों को शामिल करने के लिए का उद्देश्य नहीं है, उन्होंने कविताएं और कहानियां शामिल की थी, इनमें से एक उद्देश्य उसका नहीं है। विषय में रुचि का विकास करना, शिक्षार्थियों को में कल्पनाशीलता सृजनात्मकता युक्ता को बढ़ावा देना, नित्य और एक रस विषय वस्तु बदलाव करना, शिक्षार्थियों को आनंद और मजा उपलब्ध कराना। क्या नहीं है? तो ऑप्शन 3 नहीं है, ठीक है, इसमें याद रखिएगा। ईवीएस के अध्ययन की एक अच्छी पाठचर्या का बच्चे के प्रति सही, जीवन के प्रति सही और विषय के प्रति सही होना चाहिए। पाठचर्या की निम्नलिखित विशेषता में से कौन सी उपयुक्त आवश्यकता पूरा नहीं करती? ठीक, एक नहीं करती है। यह भय एवं पूर्वाग्रहों से मुक्त होने के लिए मूल को बढ़ावा देती है, ये शब्दावली और परिभाषाओं पर अधिक बल देती है, ये विषय को एक सामाजिक प्रक्रम के रूप में देखने के लिए शिक्षार्थियों के हेतु आवश्यक है, ये शिक्षा अधिगम प्रक्रिया पर अधिक बल देती है। तो कौन सा नहीं है? परिभाषाएं, शब्दावली, ये सब जब भी दिखे ये सब हमेशा गलत है। कभी किसी को परिभाषाएं, शब्दावली रटना, ये सब गलत है, ठीक है। नालिनी कक्षा 3 के विद्यार्थियों को जानवर हमारे साथी प्रकरण से परिचित कराना चाहती है। प्रकरण को अधिक रोचक तरीके से प्रस्तुत करने के लिए निम्न में से कौन सी युक्ति सर्वाधिक उपयुक्त होगी? ठीक है, विभिन्न जानवरों के चित्रों को प्रदर्शन करने वाले चार्ट का प्रयोग करना, शिक्षार्थियों को पाठ्य पुस्तक में जानवरों के चित्रों को देखने के लिए कहना, विभिन्न जानवरों के चित्रों को श्यामपट पर बनाना, जानवरों तथा उनकी उपयुक्तता पर आधारित फिल्म प्रदर्शित करना। क्या सही रहेगा बताइए, क्या सही रहेगा? जानवरों तथा उसकी उपयोगिता पर आधारित फिल्म में प्रदर्शित करना, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, कक्षा 5 की एनसीईआरटी ईवीएस की पाठ्य पुस्तक में प्रत्येक पाठ के अंत में एक खंड को शामिल किया गया है। खंड क्या है? हम क्या समझे। ये सुझाव दिया गया कि इस खंड में शामिल प्रश्नों के उत्तर का सही या गलत के रूप में आकलन नहीं किया जाएगा। ये परिवर्तन इसलिए किया गया क्योंकि इस स्तर पर बच्चे सही उत्तर नहीं लिख सकते हैं। ये आकलन में विषय निष्ठा कम करता है, ये आकलन में शिक्षक की सुविधा बढ़ाता है, ये जानने में शिक्षक सहायता करता है कि बच्चे कैसे सीख रहे हैं। तो क्या ये सहायता करता है हमारी कि हम देखते हैं बच्चे सीख रहे हैं, कुछ नहीं सीख रहे हैं, कैसा सीख रहे हैं, सही सीख रहे हैं, गलत सीख रहे हैं, यही होता है हमारा। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन क्या है? प्रयोगशाला खोजना, जांच पड़ताल और प्रश्न पूछना पर्यावरण अध्ययन के सक्रिय अधिगम के अनिवार्य तत्वों का निर्माण करते हैं। एक शिक्षक खाना हमें जो
खाना जो हमें खाना चाहिए की संकल्पना के बारे में बताने के लिए क्या क्या गतिविधियाँ व्यवस्था करता है। श्याम पट पर इस प्रकार के सभी भोज पदार्थों का चित्र बनाता है, प्रकरण पर एक वीडियो दिखाता है, विभिन्न भोज पदार्थों को उदाहरण देता है, प्रत्येक अनिवार्य तत्व बताता है, या फिर शिक्षार्थियों से कहता है कि सभी संबंधित क्षेत्रों से संबंधित जानकारी एकत्र करें। तो कौन सा सही रहेगा इनमें से चारों में से? कौन सा सही रहेगा? श्याम पट पर उस प्रकार के सभी भोज पदार्थों का चित्र बनाता है, ठीक है, ये सही रहेगा। नहीं सकते हैं। लास्ट क्वेश्चन हमारा, कक्षा 4 के विद्यार्थियों को हवा सब जगह प्रकरण पढ़ाते समय गीत का निम्न गतिविधि को करने की योजना बनती है। कौन सी गतिविधि है? हवा सब जगह पढ़ाने के लिए शिक्षार्थियों को क्षेत्र भ्रमण पर ले जाना, प्रकरण से संबंधित प्रश्न पूछना, विशिष्ट उदाहरणों से संकल्पना की व्याख्या करना, या फिर संकल्पना को समझाने के लिए मल्टीमीडिया कैप्सूल का प्रयोग कर उपयुक्त प्रस्तावित गतिविधियों में से कौन सी प्रकरण सही, मतलब मल्टीमीडिया कैप्सूल प्रयोग करने की है। तो ये क्या क्या क्वेश्चन क्या, उपयुक्त प्रस्तावित गतिविधियों में से कौन सी प्रकरण को प्रभावी तरीके से पढ़ाने के लिए सार्थक नहीं है? नहीं है पूछा गया, कौन सा नहीं है सब। तो क्या चीज़ सार्थक नहीं है? शिक्षार्थियों को क्षेत्र भ्रमण पर ले जाना। हम लोग पढ़ाना कि हवा हर जगह है तो उससे घुमाने ले जाना कैसे होता है, यही गलत आंसर हमारा। तो कैसे हमारा ये कंप्लीट हुआ है। प्लीज़ हमारे वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।